प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रेस्ट एंड मोशन अर्थात विराम और गति के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि गति की अवस्था क्या है। व्हाट इज मोशन? तो कोई वस्तु गतिमान कही जाती है यदि उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। An object is said to be in motion if its position change with respect to time। जैसे हवा में उड़ती हुई पतंग या चलती हुई ट्रेन, सड़क पर दौड़ती हुई कार। तो हम इस सब चीज़ों में देखेंगे कि जो भी वस्तुएं गतिमान हैं, मोशन में हैं, उनकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। एक मिनट पहले कोई वस्तु यहाँ पर थी तो एक मिनट के बाद कोई वस्तु किसी दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो वहीं रेस्ट क्या होता है? An object is said to be in rest if there is no change in the position of the object with respect to time। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में कही जाएगी यदि उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कुर्सी, मेज या हमारा इस समय मोबाइल का कैमरा, मोबाइल, ये सब भी ले सकते हैं। या एक पेन भी विराम का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये तो एक हमने जनरली बोल लिया कि समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति की अवस्था में है। समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु विराम अवस्था में है। प्यारे बच्चों, सच्चाई तो यह है कि कोई वस्तु वास्तव में विराम अवस्था में है ही। हर एक चीज लगातार मोशन में ही। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि पेन विराम अवस्था में है। क्या वास्तव में पेन विराम में है? जब ये धरती चल रही है तो उसी धरती पर ही तो पेन है। तो जब धरती चल रही है तो पेन स्थिर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों एक रिलेटिव फिनोमिना, एब्सोल्यूट फिनोमिना नहीं। हम किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में या गति की अवस्था में डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। एक ही वस्तु एक के रिस्पेक्ट में विराम में हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है, यानी गति की अवस्था में हो सकती है। यही रिलेटिव फिनोमिना है, अर्थात मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव फिनोमिना। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए किसी ट्रेन में दो पैसेंजर ए और बी बैठे हुए हैं और एक तीसरा पर्सन सी धरती पर खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए ट्रेन चल रही है। ट्रेन में दो पैसेंजर ए और बी हैं और तीसरा पर्सन सी वो ग्राउंड पर था, जमीन पर है। तो पर्सन बी हमेशा ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा और वही पर्सन बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। टाइम भले ही पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसलिए ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है। वहीं सी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो अगर ट्रेन सी की तरफ आ रही होगी तो सी और बी के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और अगर ट्रेन सी से दूर जा रही होगी तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा सी और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सी के रिस्पेक्ट में बी के पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि पर्सन बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट एक के रिस्पेक्ट में
मोशन में है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने पर्सन बी को लिया था, और वही पर्सन बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और वही पर्सन बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। इतना ही नहीं, ए के रिस्पेक्ट में इस जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, और ए और बी दोनों सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और जो पर्सन सी है वो ए और बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन में कहा जाएगा। जैसे अगर हम इस समय खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम खड़े हुए हैं तो अगर कोई चलता हुआ व्यक्ति देखेगा, ठीक है, इस धरती पर कोई पर्सन चल रहा है वो हमको देखेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में होंगे और हमारे रिस्पेक्ट में वो भी मोशन में होगा। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव फिनोमिना। वास्तव में यूनिवर्स में अगर हम देखें तो यूनिवर्स में कोई चीज़ रेस्ट में है ही नहीं, हर एक चीज़ मोशन में है। एक पेड़ हो या कोई भी चीज़ हो, ये समस्त जितने भी सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जो कुछ भी है सब मोशन में ही है। तो हम जब भी रेस्ट या मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर किस एक रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में या इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो हमें उम्मीद है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव फिनोमिना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, अर्थात बीमा के आधार पर मोशन 3 प्रकार के होते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है, अर्थात 1 डायमेंशनल मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अंतरिक्ष गति कर रही है तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। If an object moves in a straight line path, then its motion is said to be 1 dimensional motion। जैसे एक सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी 1 डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई ऑब्जेक्ट होगा सीधा ऐसे चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तो जब अगर स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये है, ये स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है तो उसके मोशन को हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, क्योंकि इसमें से इसके गति को निरूपित करने के लिए सिर्फ हमको एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है। 1 कोऑर्डिनेट इज इनफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति, किसी वस्तु की गति द्विविमीय गति कही जाती है यदि वह एक समतल पर गति कर रहा हो, प्लेन सरफेस पर। An object is said to be 2-dimensional motion if it moves on a plane surface, प्लेन सरफेस पर। जैसे इसी ये जो बोर्ड है, इसी बोर्ड पर अगर कोई चींटी मूव करे, ठीक है, या दीवार पर, जैसे दीवार है तो दीवार पर रेंगती हुई चींटी 2 डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। या धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो भी आपका 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस पर मोशन हो रहा है। तो जब भी मोशन एक प्लेन सरफेस पर होगा तो वहाँ पर उस मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। अब आता है त्रिविमीय गति या 3 डायमेंशनल मोशन। What is 3 डायमेंशनल मोशन? और ये भी ध्यान रखिएगा, एक विमीय गति को निरूपित करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। द्विविमीय गति को निरूपित करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट x और y, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी कहीं पर भी। और
जैसे जैसे समय बीतेगा उसके मैक्सिमम 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी हम 1 डायमेंशनल मोशन में थोड़ा सा आपको बताएं, जैसे यहाँ मान लीजिए 0 है, ठीक है। अब 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो हम जैसे जैसे समय बीत रहा है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और हमको उसकी गति को निरूपित करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है। द्विविमीय गति होगी, जैसे ये आपका है x, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, x o x डैश और ये आपका y o y डैश। तो मान लीजिए शुरुआत में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, हम अगर यहाँ कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3, ठीक है। इसका बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, 2, 3 होगा। अब t टाइम के बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, ये अपना यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो जब यहाँ पहुंचा तो ये माने शुरुआत में a पर था और t टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ जब पहुंच गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 2, ये हो गया 3, यहाँ 4, यहाँ 4, ये पॉइंट हुआ आपका 5। तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा 4, 5। तो आपने देखा कि 2 डायमेंशनल मोशन में गति को निरूपित करने के लिए हमको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती थी और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, ठीक है, द्विविमीय गति में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते, तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकता। त्रिविमीय गति क्या है? त्रिविमीय गति यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में गति कर रहा है तो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाएगी। An object is said to be in 3-dimensional motion if it moves in a space। जैसे अब इस गति को निरूपित करने के लिए हमको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, x, y, z। वास्तव में 3 डायमेंशनल मोशन को हम प्लेन पर दिखा ही नहीं सकते। इस बोर्ड पे हम चाहे 3 डायमेंशनल मोशन को दिखा दें तो प्लेन पर हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन सरफेस, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर का एक एग्जाम्पल है। 2 डायमेंशनल फिगर है ये, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशनल मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन को ही हम इस बोर्ड पर दिखा सकते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हवा में उड़ती हुई पतंग, तो हवा में उड़ती हुई पतंग या आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, ये 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। इसमें गति को निरूपित करने के लिए आपको x, y, z 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट x, y और z ही चेंज हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन तीनों समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, एक कोई चींटी है, ठीक है, चींटी अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो 1 डायमेंशनल मोशन हुआ, दीवार पर वही चींटी रेंग रही है तो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, ठीक है। और कोई पंछी है, ठीक है, चींटी तो हवा में उड़ नहीं सकती है, तो कोई पंछी है वो हवा में उड़ रहा है तो वो 3 डायमेंशनल मोशन हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आपको मोशन एंड इट्स टाइप्स समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।